भारत का संविधान आखिर बना कैसे? देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं उन 200 सालों से जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी। तो चलिए आज इसी कहानी को, इसी सफर को समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। एक प्राइवेट कंपनी, सोचिए सिर्फ एक कंपनी, आखिर इतने बड़े उपमहाद्वीप पर कब्जा कर कैसे लेती है? और फिर कैसे उसी कंपनी के 200 साल के राज ने जाने अनजाने में आज के आधुनिक भारत के कानूनी ढांचे को शक्ल दी? ये कहानी जितनी कॉरपोरेट लालच की है, उतनी ही एक बड़े लोकतंत्र के जन्म की भी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इसकी शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने की थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। साल था 1765। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार मिल गए। अब दीवानी का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है टैक्स वसूलने का अधिकार। समझिए, पैसे की पूरी ताकत अब कंपनी के हाथ में थी, और बस यहीं से सारा खेल बदलना शुरू हो गया। और इसी दीवानी से जन्म हुआ एक अजीबो-गरीब सिस्टम का, जिसे कहते हैं डुअल सिस्टम या दोहरी शासन प्रणाली। अब ये था क्या? बहुत सिंपल है। कंपनी के पास सारी पावर थी, पैसा, सेना, सब कुछ, लेकिन जिम्मेदारी जीरो, कोई जवाबदेही नहीं। और दूसरी तरफ जो भारतीय शासक थे, उन पर शासन चलाने की सारी जिम्मेदारियां थीं, पर अधिकार कुछ भी नहीं। तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है, बड़े पैमाने पर करप्शन। अब भारत में फैले इस बेहिसाब भ्रष्टाचार की गूंज लंदन तक पहुंची। ब्रिटिश सरकार को मजबूरन दखल देना पड़ा। सोचिए, इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा था कि एक प्राइवेट कंपनी जो एक पूरे साम्राज्य पर राज कर रही थी, उस पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही थी। और यहीं से शुरू हुआ रेगुलेशन का दौर। अगले कई दशकों में एक के बाद एक एक्ट्स लाए गए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और फिर 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट्स। इन सब का मकसद एक ही था, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप कंपनी के पर कतरना और सारी ताकत ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में लाना। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये सिर्फ एक कंपनी को मैनेज करने की बात नहीं थी। नहीं, ये असल में भारत पर ब्रिटिश सरकार के सीधे कंट्रोल की, एक तरह से कहें तो रस्मी शुरुआत थी। चलिए, अब चलते हैं इस पूरी कहानी के सबसे सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। साल था 1858। याद कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी जो लगभग एक सदी से भारत की डी फैक्टो यानी असल सरकार बनकर बैठी थी। और फिर 1858 में आया भारत सरकार अधिनियम, और एक झटके में इस कंपनी राज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट ने भारत में शासन का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। अब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ताज का शासन था। सत्ता संभालने के लिए लंदन में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और भारत में जो गवर्नर जनरल थे, उन्हें एक नया टाइटल मिला, वाइसरॉय। ये थी ब्रिटिश राज की आधिकारिक शुरुआत। तो अब जब सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई, तो कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब फोकस इस बात पर आ जाता है कि कैसे भारतीयों को बहुत धीरे धीरे और अक्सर बिना मन के अपने ही देश के शासन में थोड़ी बहुत भागीदारी दी गई। इसके लिए लाए गए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 और फिर 1909। इनमें एक पैटर्न साफ दिखता है। हाँ, लेजिस्लेटिव बॉडीज में भारतीयों को शामिल किया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन यह सब छोटी छोटी रियायतें थीं। असली पावर वो अभी भी मजबूती से अंग्रेजों के हाथ में ही थी। ये जो दिख रहा है, ये इसी धीमी रफ्तार की कहानी बताता है। 1861 में कुछ गिने चुने नॉमिनेटेड भारतीय सदस्य, फिर 1909 में संख्या बढ़ी, लेकिन साथ ही आया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और 1919 में जाकर डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, वो भी बहुत ही लिमिटेड वोटिंग राइट्स के साथ। सोचिए, लगभग 60 साल का सफर। और फिर 1919 का जो एक्ट था, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया लेकर आया, डायरकी यानी द्वैध शासन। इसका मतलब क्या था? मतलब था कि प्रांतीय सरकारों में कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, लेकिन जो जरूरी सब्जेक्ट्स थे जैसे कि वित्त, पुलिस, वो ब्रिटिश गवर्नर के कंट्रोल में ही रहे। ये साफ साफ दिखाता है कि वो जिम्मेदारी तो दे रहे थे, पर कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। चलिए, अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं।
वो कानून जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की जमीन तैयार की। और इसमें सबसे अहम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये अब तक का सबसे डिटेल्ड और सबसे बड़ा कानून था। इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव था, प्रांतों को पहले से ज्यादा आज़ादी दी गई, एक फेडरल कोर्ट बनाया गया और सबसे बड़ी बात, इसकी कई सारी चीज़ें सीधे सीधे आज़ाद भारत के संविधान का आधार बनी। इसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। जैसे कि शक्तियों का बंटवारा, इसी एक्ट में पहली बार 3 लिस्ट बनाई गईं: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कौन से मुद्दे केंद्र देखेगा, कौन से राज्य और किन पर दोनों कानून बना सकते हैं। ये सिस्टम आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। और फिर आखिर में आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। माउंटबैटन प्लान के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया और भारत में 200 साल लंबे ब्रिटिश राज का अंत हो गया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि 1947 का ये एक्ट कोई संविधान नहीं था, ये सिर्फ एक ट्रांसफर ऑफ पावर था। इसने 2 नए देश बनाए, भारत और पाकिस्तान, और सत्ता उनकी संविधान सभाओं को सौंप दी। यानी इसने कहा, अब आपका भविष्य, आपका संविधान आपके अपने हाथों में है। तो अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया था भारत पर राज करने के लिए, लेकिन क्या उसी सिस्टम ने, उन्हीं कानूनों ने, उन्हीं राजनीतिक सुधारों ने आखिर में भारत की आज़ादी का रास्ता भी तैयार कर दिया? ये एक बहुत बड़ी और जटिल विरासत है, जो एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या जिस ढांचे को गुलामी के लिए बनाया गया था, वही अनजाने में आज़ादी की नींव बन गया।